है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ में जिस पैमाने से बजट में वृद्धि हुई, उसी पैमाने का भ्रष्टाचार भी जमकर हुआ। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भाजपा शासनकाल में कई बड़े घोटाले हुए हैं। भ्रष्टाचार की लंबी सूची है। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पास मौजूद रहने वाले सूचना प्रौद्योगिकी, खनिज, वित्त और ऊर्जा में भी अरबों की गड़बड़ियां मिली हैं। यही नहीं, कैग ने यह सवाल भी उठाए हैं कि लोक लेखा समिति की सिफारिशों को पूर्व सरकार ने नहीं माना और न ही सीएजी की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई हुई। अब कांग्रेस ने सीएजी की रिपोर्ट को आधार बनाकर कई मामलों में पूर्व सरकार के घोटालों की जांच कराने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में जिस पैमाने में बजट में वृद्धि हुई, उसी पैमाने का भ्रष्टाचार भी जमकर हुआ। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भाजपा शासनकाल में कई बड़े घोटाले हुए। भ्रष्टाचार की लंबी सूची है। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पास मौजूदा रहने वाले सूचना प्रौद्योगिकी, खनिज, वित्त और ऊर्जा में भी अरबों की गड़बड़ियां मिली हैं। यही नहीं, कैग ने यह भी सवाल भी उठाए हैं कि लोक लेखा समिति की सिफारिशों को पूर्व सरकार ने नहीं माना और न सीएजी की रिपोर्ट की कोई कार्रवाई हुई। अब कांग्रेस ने सीएजी की रिपोर्ट को आधार बनाकर कई मामलों में पूर्व सरकार के घोटाले की जांच भी कराने जा रही है। छत्तीसगढ़ महालेखाकार यानी कि सीएजी की रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ में हो रहे भ्रष्टाचार और घोटाले की पोल खोलकर रख दी है। सीएजी की रिपोर्ट में बीजेपी शासनकाल में हुए घोटाले और गड़बड़ियों का खुलासा किया है। सीएजी की रिपोर्ट में पता चला है कि ऐसा कोई विभाग नहीं है कि जहां गड़बड़ियां नहीं पाई गई। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पास मौजूद रहे विभाग, खनिज, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा जैसे विभागों में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां मिली है। कैग रिपोर्ट के अनुसार 4,601 करोड़ के टेंडर में गड़बड़ी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 17 विभागों के अधिकारियों के द्वारा 4,601 करोड़ के टेंडर में 74 ऐसे कंप्यूटर के इस्तेमाल निविदा अपलोड करने के लिए किया गया था, जिनका इस्तेमाल वापस उन्हीं टेंडरों को भरने के लिए भी किया गया। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 लाख से 20 लाख के 108 करोड़ के टेंडर पीडब्ल्यूजी और डब्ल्यूआरडी प्रणाली के द्वारा न करके मैनुअल जारी किए गए। एक प्रमुख चीज जो सामने आ रही है बीज निगम में, वो है कि इसमें स्टाफ नहीं है। लगभग 50% से ज्यादा स्टाफ शॉर्टेजेस हमेशा रही है। इसमें जितने काम करने के लिए स्टाफ चाहिए, उससे आधा स्टाफ नहीं और चल रही है। उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि इसके जो काम है, आगे आगे मैं बोलता जाऊंगा, वो रेट कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं हो पा रही, उसको मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। 9 रेट कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया है बीज निगम में 27 सप्लायर के साथ, who did not meet the specified eligibility criteria. रेट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपका होने के लिए कुछ क्राइटेरिया रहता है, जैसे आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी सारे बहुत सारे क्राइटेरिया है। तो ये 27 सप्लायर के साथ जो रेट कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो उनके क्राइटेरिया ही मीट नहीं कर रही है, फिर भी ये टेक्निकल कमेटी ने इनको रेट कॉन्ट्रैक्ट पास कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 74 कंप्यूटर से टेंडर निकाले गए, उसी कंप्यूटर से टेंडर वापस भी भरे गए। ऐसे 1,921 टेंडरों में हुआ, यानी कि 4,601 करोड़ के टेंडर अधिकारियों के कंप्यूटर से ही भरे गए। इसी तरह रिपोर्ट में रमन शासन काल में एक के बाद एक कई गड़बड़ियों को उजागर किया गया है। खनिज विभाग में सीएजी ने रिपोर्ट में 2,616 करोड़ से ज्यादा की अनियमितता पकड़ी है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 1,819 प्रकरणों में राज्य कोष को 2,616 करोड़ 51 लाख का चूना लगा है। सीएजी की जो रिपोर्ट आती है, उसके ऊपर में पब्लिक अकाउंट कमेटी विचार करती है और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो निर्णय देती है, उसके आधार पर निर्णय होता है। इसलिए मुझे लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट पर बाहर चर्चा करना उचित नहीं है। वो अपलोड किया, खुद उसको भरा, पूरा कांड था, एक बड़ा घोटाले की तरफ इंगित किया गया है सीएजी के द्वारा। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पूरे मामले की आप जांच कराना चाहेंगे? पूरी में मामला देख करके उस पर निर्णय करेंगे, जो वाजिब कदम होगा जरूर उठाएंगे। सीएजी की रिपोर्ट ने सूबे के सियासी हालात में भूचाल ला दिया है। सरकार जहां इन मामलों की जांच करा रही है, वहीं बीजेपी सरकार पर हमलावर है। रायपुर से स्वराज संवाददाता आशीष। तो कैग रिपोर्ट पर बड़ा खुलासा। जी हां, टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं बरती गई हैं। छत्तीसगढ़ संपादक मनोज सिंह बघेल इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं। मनोज जी, कैग ने तो अपना काम कर दिया है, कई अनियमितताएं, कई जगह आशंका की स्थिति पैदा की है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कुछ भी नहीं है, जब पीएससी में जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
देखिए, ये एक तकनीकी पहलू है। जब हमेशा इस आधार पर सरकारें अपनी बचाव करती रही हैं कि जो कैग होता है, महालेखाकार जो होते हैं, उनका काम जो है वित्तीय मामलों में ऑडिट करने का होता है और एक ये रूटीन प्रक्रिया है। हर साल वो जितने भी वित्तीय कामकाज होते हैं उन सब का संपरीक्षण करने के बाद उसकी ऑडिट रिपोर्ट पे करती है और ये एक रूटीन प्रक्रिया जो भाजपा के पूर्व सरकार में शामिल लोग इस संबंध में बृजमोहन अग्रवाल, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज सदन पे मौजूद नहीं थे इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन उनकी ओर से जो उस समय के जो कैबिनेट मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने सफाई दी कि ये लोक लेखा समिति में इस पूरे मामले की पड़ताल होती है और लोक लेखा समिति इस सभी तथ्यों की जो आपत्तियां कैग के द्वारा उठाई जाती है उन सभी आपत्तियों पर लोक लेखा समिति में परीक्षण होता है। उसमें नेता प्रतिपक्ष उसमें शामिल होते हैं और तमाम जो सीनियर विधायक हैं वो उस समिति में शामिल होते हैं और उसके तमाम पहलुओं पर उसमें चर्चा होती है और उस समिति द्वारा जो चीजें सामने आती है उसके आधार पर ये तय किया जाता है कि किसी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ है या कुछ इस तरह की बातें हुई है। तो निश्चित तौर पर लेकिन जो आपत्तियां उठाई है कैग ने वो निश्चित तौर पर जो है काफी बड़े गड़बड़ियों की ओर संकेत करते हैं। खास तौर पर जो टेंडरिंग प्रक्रिया में 4,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी की आशंका जो कैग ने जताई है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके तहत पीडब्ल्यूडी और जो जल संसाधन विभाग में जितने टेंडर बड़े बड़े टेंडर हुए हैं उन टेंडर में किस तरह की गड़बड़ी की इस बात की विस्तार से जानकारी कैग की रिपोर्ट में दी गई है। इसके अलावा जो जिला खनिज न्यास है जिसमें खनिज के जो पट्टे स्वीकृत करना या खनिज से रॉयल्टी वसूल करना, इस तरह की जो चीजें हैं उसमें 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी की आशंका जताई है। इसके अलावा जो ट्राइबल स्कूलों के में जो अनुदान गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं उन अनुदानों में गड़बड़ी की गई। इस तरह से लगभग सभी विभागों में चिप्स में किस तरह से टेंडरिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई, इन तमाम बातों को रेखांकित किया है सीएजी ने अपने रिपोर्ट में और ये रिपोर्ट आज विधानसभा के पटल पर भी रख दी गई है और अब ये दस्तावेज जो है सार्वजनिक हो गया है। अब देखना होगा कि लोक लेखा समिति का गठन होगा। अभी चूंकि जो 5वीं विधानसभा है उसका पहला सत्र अभी जो है जो उद्बोधन वाला सत्र होता है वो सत्र शुरू हुआ है, इसको एक्सटेंड किया गया है। 8 फरवरी से दोबारा ये शुरू होगा और उस दौरान लोक लेखा समिति सहित तमाम जो विधानसभा के अंदर की समितियां होती हैं उन सभी समितियों का गठन किया जाएगा और उस समिति में इन तमाम अनियमितताओं की बात कही जा रही है उस पर चर्चा होगी और उसके निष्कर्ष के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई होगी। जो रिपोर्ट में कुछ बिंदु चिन्हित किए गए हैं कैग के द्वारा, उनसे क्या लगता है कि पूर्ववर्ती सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? और निश्चित तौर पर जिस तरह से जो मोहंती है महालेखाकार, उनसे जो हमारी बात हुई है उसके मुताबिक उन्होंने इन गड़बड़ियों को बेहद गंभीर माना है और साफ तौर पर कहा है। खासतौर पर जो टेंडर प्रक्रिया में जो गड़बड़ी हुई है वो बेहद चौंकाने वाली है क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से जिन कंप्यूटरों से टेंडर निकाले गए, जारी किए गए, उन्हीं कंप्यूटरों में टेंडर जमा किए हैं। इस तरह की निश्चित तौर पर ये जो समिति होगी उसके सामने इस तरह से इतनी भारी जो गलतियां पकड़ी गई है। खासतौर पर पैन कार्ड का एक ही जो फर्म है उसने 2 पैन कार्ड का उपयोग किया है। एक पैन कार्ड का उपयोग पीडब्ल्यूडी में किया है, दूसरे पैन कार्ड का उपयोग जल संसाधन विभाग के टेंडर में किया। तो इस तरह की गंभीर गलतियां जिसको रेखांकित किया है तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि पूर्ववर्ती सरकार की मुश्किलें जो है वो बढ़ेंगी। ये बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया विपक्ष को। कई पहलुओं पर तो पहले से ही घेर के रखा था लेकिन एक बड़ा पहलू और मिल गया सीएजी के बाद। निश्चित तौर पर पहले ये विपक्ष का मुद्दा था, अब सत्ता पक्ष के लिए मुद्दा हो गया है क्योंकि अब सत्ता पक्ष में कांग्रेस की सरकार है और विपक्ष जो है वो आरोपों के घेरे में है क्योंकि विपक्ष जो है वो पहले सरकार में था और उसी के कार्यकाल में ये गड़बड़ियां हुई है। इसलिए अब ये कहना ज्यादा उचित होगा कि सत्ता पक्ष को विपक्ष के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से, सेलेक्ट कमेटी ने आलोक वर्मा को हटाया है। बैठक में ये तय हुआ, सीबीआई चीफ आलोक वर्मा पद से हटाए गए। बड़ी खबर, सेलेक्ट कमेटी ने आलोक वर्मा को हटाया। बैठक में पीएम के साथ
खड़गे रहे मौजूद। तो ये बड़ी खबर, सेलेक्ट कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे मोदी। दिल्ली से ये बड़ी खबर, सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को हटा दिया गया। सेलेक्ट कमेटी ने आलोक वर्मा को हटाया। दिल्ली ब्यूरो हेड अरविंद खोकर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरविंद जी, आलोक वर्मा को हटा दिया गया सेलेक्ट कमेटी के द्वारा। देखिए, आलोक वर्मा को हटाने की जगह इसको बर्खास्त करना ज्यादा सही होगा कि 2-1 से जो मुख्य न्यायाधीश के जो प्रतिनिधि थे, जस्टिस ए एस सीकरी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उसमें कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने जरूर विरोध किया, लेकिन बाद में इसको बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि इनके खिलाफ जो सीबीआई जो रिपोर्ट है बेहद गंभीर है और इनके पक्ष में फैसला इनको बहाल करते वक्त तो मुख्य न्यायाधीश जो भारत के रंजन गोगोई उन्होंने बेहद गंभीर टिप्पणियां की थी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट था और उसके बाद जिस तरह से पद संभालते ही आलोक वर्मा ने सारे ट्रांसफर पोस्टिंग करनी शुरू कर दी थी, उसके चलते इनकी बर्खास्तगी लगभग तय हो चुकी थी। इनको बर्खास्त कही जाएगा क्योंकि अपने आप को आलोक वर्मा का जो व्यवहार था वो अपने आप को लार्जर देन जो सिस्टम से बड़ा समझने लगे थे अपने आप को। तो कहा जा सकता है कि आज एक बड़े जो विवाद था सीबीआई को लेकर के, सीबीआई को लेकर के, उनकी बर्खास्तगी के बाद विवाद थम जाएगा। जी, विवाद थम जाएगा और आगे किस तरह की अब कवायद होने वाली है? देखिए, बैठक में जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो सिलेक्शन कमेटी की है और उनकी चयन प्रक्रिया उन्होंने शुरुआत कर दी है चयन प्रक्रिया की। उसमें सूत्रकर्ता जो जानकारी है लगभग 1 हफ्ते में सीबीआई को नया चीज मिल जाएगा। वो वर्तमान जो जिनको जो एडिशनल डायरेक्टर नागेश्वर राम है उनको दोबारा से कार्यभार सीबीआई का, तब तक नया डायरेक्टर नहीं आता तब तक उनके पास कार्यभार रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया उन्हें। सेलेक्ट कमेटी ने आलोक वर्मा को हटा दिया। बैठक में पीएम के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। बैठक में जज सीकरी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला शीत सत्र एक दिन पहले गुरुवार को ही स्थगित हो गया। साथ ही विधानसभा सत्र की कार्यवाही 8 फरवरी तक स्थगित कर दी गई। अब 8 फरवरी से 8 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। सत्र 6 जनवरी से शुरू हुआ था और इस दौरान नवनिर्वाचित विधायकों ने सदस्यता की शपथ ली और साथ ही सरकार ने किसानों के लिए कई चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के साथ 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पास किया। तो विधानसभा का जो सत्र था स्थगित हो गया। 8 फरवरी तक के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया। 8 फरवरी से अब 8 मार्च तक सत्र जो है फिर से आहूत होगा, बजट सत्र होगा। ये बड़ी खबर रायपुर से। अब 8 फरवरी से 8 मार्च तक यानी कि 1 माह तक का बजट सत्र फिर से फरवरी महीने में शुरू होगा, जो कि 8 तारीख से आहूत होगा। एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राजिम कुंभ कल्प का नाम बदलकर राजिम माघी पुन्नी मेल करने के लिए विधेयक लाया गया, जो काफी विरोधों के बावजूद बहुमत से पारित हो गया। इस मामले पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। विधेयक पर चर्चा के दौरान अजय चंद्राकर ने प्रवर समिति को विधेयक भेजे जाने की मांग की। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नियमों के तहत संशोधन नहीं लाया जा रहा है। विधेयक इतनी जल्दबाजी में प्रस्तुत करने की वजह क्या है? और इस पर आसंदी ने कहा कि नियमों को शिथिल कर विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि आसंदी की अनुमति के बाद संशोधन विधेयक पेश किया गया है। यह संशोधन केवल नाम के लिए है, इसमें वित्तीय ज्ञापन की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा के दौरान जवाब देते हुए विपक्ष को उन सभी मुद्दों पर आड़े हाथों लिया जिसको लेकर वह सदन में हंगामा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, उदय मुदलियार जैसे कई नेता शहीद हो गए, लेकिन तब आपकी आंखें नम नहीं हुई। 76 जवान शहीद हो गए, तब हमने आंखें नम होते नहीं देखी। 13 महिलाओं की नसबंदी करने के बाद मौत हो गई, तब भी आंखें नम नहीं हुई। अटल जी की अस्थि कलश के सामने भी हमने यहाँ ठाके लगाते हुए लोगों को देखा। शराबबंदी कोई नोटबंदी नहीं है जिससे हजारों लोग मर गए, किसी को विश्वास में नहीं लिया गया। 500 के नोट को रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए। हमने कहा है कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन राज्य में 85 तहसील अनुसूचित क्षेत्रों में आती हैं। राजिम कुंभ को केवल माघी पुन्नी मेला एक शब्द का नामकरण का इस बिल को प्रस्तुत किया गया है और इसमें इतना बवंडर
दूर से दिखाई दे रहा है कि राजीव कुंभ करने के पीछे उनकी मंशा क्या थी। आज जो हुआ है वो मुझे लगता है कि संसदीय इतिहास का एक काला दिन है कि एक ऐसे बिल को जिसका कोई औचित्य नहीं था उसको लाने के लिए सब नियम परंपराओं को तोड़ा गया और राजीव कुंभ का नाम बदलकर जो पुन्नी मेला किया गया है वो राजीव कुंभ के महत्व को, हमारे राजीव में भरने वाले पुन्नी मेला के महत्व को कम किया गया है। और यहाँ के हमारे जो छत्तीसगढ़ के भावनाएं, जो छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान देने वाली राजीव कल्प कुंभ को नाम को बदल करके लोगों के भावनाओं को उन्होंने आघात पहुंचाया, आहत किया है और हम सब लोगों ने उसका विरोध किया है। रूपेश गुप्ता संवाददाता मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। रूपेश, पहले तो ये जानूंगा, एक दिन पहले ही सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया 8 फरवरी तक। दूसरा, जो राजीव कुंभ का नाम बदलने को लेकर इतना बवंडर क्यों खड़ा हो गया? देखिए, इसमें सबसे पहली जो चीज है वो है कि सदन में ये तय हो चुका था, जब स्पीकर के पास तमाम पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता मौजूद थे, बैठे थे, तो उन्होंने ये चर्चा की, क्योंकि दिल्ली में कार्य समिति की बैठक है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कई विधायकों को जाना है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को पार्टिसिपेट करना था, तो उसके लिए और कांग्रेस की भी कुछ अपनी मीटिंग थी। राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री। कल राहुल गांधी ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को तलब किया है, कल उनके साथ मुलाकातें हैं। तो ये देखते हुए तय किया गया कि जो वर्किंग आवर्स है उसको बढ़ा करके पहले एक दिन एडजर्न कर दिया जाए, और अब जो इसका दूसरा हिस्सा है इस सेशन का, वो 8 फरवरी से 8 मार्च तक होगा, जिसमें 2018-19 का बजट पेश किया जाएगा। कांग्रेस सरकार के बजट पर सबकी नजर है, क्योंकि बहुत ज्यादा वादों के साथ कांग्रेस सत्ता में आई है और बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ सत्ता में आई है। तो जाहिर तौर पे लोगों की उम्मीदें ज्यादा हैं, तो घोषणाओं को पूरा करना है, और तुरंत बाद 2 महीने के बाद इसके लोकसभा का चुनाव है। तो कांग्रेस की नजर ये रहेगी कि कौन कौन सी घोषणाएं जो बजट सत्र हैं उनमें पूरी की जा सकती है, बजटीय प्रावधान किए जा सकते हैं, जिसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में मिले। तो कुल मिलाकर के अब सबको इंतजार है कुछ और दिनों का, जब 8 फरवरी से नया सेशन का जो नया पार्ट है, दूसरा जो हिस्सा है वो शुरू होगा। लेकिन जो दूसरी चीज है, राजिम पुन्नी मेले को लेकर के, माघ पुन्नी मेला, ये इसको लेकर के बहुत गर्मा गर्म चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से दलीलें दी गई। विपक्ष ने यह बताने की कोशिश की कि क्यों उन्होंने कुंभ उसका नाम रखा, कुंभ कल्प किया, क्योंकि एक छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है जिसको की राष्ट्रीय पहचान दिलानी थी। जबकि कांग्रेस सत्ता पक्ष का ये कहना था कि जो पुरानी परंपरा थी, माघ मेले के रूप में वो प्रसिद्ध था, तमाम जगहों से लोग पहुंचते थे और सिर्फ पैसों का बंदरबाट हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, और उसको रोकने के लिए जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है, ताकि लोग ये महसूस कर सकें कि ये उनका त्योहार है, इसलिए इसका नाम परिवर्तित किया जा रहा है। सिर्फ एक ही दिन में नाम परिवर्तित होने को लेकर के अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल ने कड़ी आपत्तियां दर्ज की और प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया, और आखिर में इस पर वोटिंग हुई, जिसमें 62 वोट, 70 में से 62 वोट इस पक्ष में पड़े कि अब कुंभ कल्प मेले का नाम बदल करके माघ पुन्नी मेला कर दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया रुपेश आपका तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में एक तरफा जीत के बाद अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी हैं और इसके लिए रायपुर से दिल्ली तक चुनावी तैयारियां तेज करी गई हैं। जी हां, सीएम भूपेश बघेल इन्हीं तैयारियों के सिलसिले में दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, जो कि पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, आचार संहिता 2 महीने के अंदर लग जाएगी, इसलिए सारी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। तो विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव फतेह करने की तैयारी में जुटी है कांग्रेस। रायपुर से बड़ी खबर, दिल्ली रवाना होने से पहले भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी के बुलावे पर दिल्ली जा रहा हूं। दिल्ली रवाना होने से पहले भूपेश बघेल का बयान, कांग्रेस कर रही है लोकसभा चुनाव की तैयारी, 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, पुनिया के बुलावे पर दिल्ली जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार होगी दिल्ली में कि किस तरह से
लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ में फतेह हासिल की जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो सुपड़ा साफ कर दिया पार्टी का। हेमंत शर्मा संवाददाता मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। हेमंत, दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि सरकार को 2 महीने तक बहुत सारी व्यवस्थाएं भी करनी है और लोकसभा चुनाव भी सर पर है, उसकी तैयारियां होनी है। देखिए सुनील, एक बात की मैं करेक्शन कर दूं कि अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना नहीं हुए हैं। 7:40 पर वो दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी तक वो एयरपोर्ट नहीं पहुंचे हैं और शायद इस बात की जानकारी मिल रही कि उनकी दिल्ली जाने की दिल्ली वो जाने वाले थे वो कैंसिल हो गई है, वो कल सुबह जा सकते हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने कुछ देर पहले ही इस बात की बात कही कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आगामी देखा जा रहा है और 11 लोकसभा है छत्तीसगढ़ में सीटें, तो उसको लेकर जीतने के लगातार प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस प्रकार से देखा गया था सुनील की विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज कांग्रेस ने की है, तो उसी तर्ज पर लोकसभा चुनाव जीतने की कोशिश कांग्रेस करेगी। इसी को लेकर कमेटियों का गठन भी आज किया गया, जिसमें मीडिया कमेटी है, इसके अलावा जो चुनाव संचालन कमेटी है, अलग अलग 5 कमेटियों का गठन किया गया है। तो उसी को लेकर भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारी तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही है और विधानसभा की तर्ज पर हम तैयारी कर रहे हैं। सुनील, बहुत शुक्रिया हेमंत आपका तमाम जानकारी के लिए। धान का समर्थन मूल्य बढ़ने के बाद खरीदी केंद्रों में धान की आवक तेज हो गई है और इसी के साथ धान केंद्रों पर बिचौलिए भी सक्रिय हो गए हैं, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नहीं होने से यहां पांव रखने तक की जगह नहीं है। सोसाइटी अध्यक्ष का कहना है कि करीब 2500 रुपए के समर्थन मूल्य से धान खरीदी के कारण एकाएक किसानों ने धान लाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण अव्यवस्था हुई है। अब इस बार 2500 के हिसाब से आदमी सब रोक के रखे सारा धान, अब लास्ट होने जा रहा है, तो पूरा सारा किसान जल्दी से जल्दी अपना धान बेचना चाहते हैं यहाँ पे। उस चक्कर में बहुत ज्यादा धान आ रहा है यहाँ पे किसानों का, और यहाँ धान उठाव नहीं होने के कारण बिचौलियों ने बढ़ाई है किसानों की मुश्किलें। उठाव नहीं हो पा रहा है धान का, ऐसे में किसान परेशान है क्योंकि मंडी में अब जगह नहीं बची है। धान की आवक को लेकर किसान परेशान है क्योंकि उठाव नहीं हो पा रहा है। पथलगांव से ये बड़ी खबर। मंडी प्रांगण का हाल देखिए आप, हर जगह धान ही धान नजर आ रहा है। धान की जो बोरियां हैं वो नजर आ रही हैं क्योंकि उठाव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे यह धान तो रखा ही है, साथ ही बिचौलिए और सक्रिय हो गए हैं क्योंकि 2500 रुपए समर्थन मूल्य हो गया है धान का। अब एकाएक धान जो है मंडियों में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से अव्यवस्था हुई है। उधर कांकेर के मरका टोला में अवैध शराब बिक्री रोकते हुए नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चलाने वाली भारत माता वाहिनी की सदस्यों को साल भर से आबकारी विभाग इन महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देना ही भूल गया। आबकारी अधिकारियों ने महिलाओं को फंड की कमी का बहाना बनाकर टालने की कवायद शुरू की, जबकि यह समिति आबकारी नियमावली के तहत गांव में बिकने वाली अवैध शराब कोचियों पर लगाम लगाने और ग्रामीणों को नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित करने का काम करती थी। इसके अलावा आबकारी विभाग से मिली जवाबदारी का समिति निर्वहन लगातार कर रही है। यह महिलाएं अभी भी अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही हैं, लेकिन आबकारी विभाग इन्हें पैसा देना भूल गया। सुशील सलाम संवाददाता मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, क्या कुछ आश्वासन मिला इनको? भारत माता वाहिनी के तहत ये महिलाएं अभी भी अपना काम कर रही हैं, लेकिन वेतन देना भूल गया आबकारी महकमा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, कांकेर जिले के मरकटोला गांव के भारत माता वाहिनी के समूह के महिलाएं जिला कलेक्टर पहुंचे थे और आबकारी विभाग में उन्होंने आबकारी अधिकारी को आवेदन दिए हैं कि उनकी प्रोत्साहन जो राशि है उन्हें लौटाई जाए, लेकिन 1 साल होने को है लेकिन अब तक नहीं मिल पाया है। वही अधिकारियों द्वारा उन ग्रामीण महिलाओं, क्या भरोसा मिला है सुशील इन्हें कलेक्टर से? जी, कलेक्टर के द्वारा यहाँ उन महिलाओं को कहा गया है कि यहाँ पहले बीजेपी की सरकार थी, अभी कांग्रेस की सरकार आई है तो चेंज हो चुका है बोलकर उन लोग को निराशा वापस लौटा दी है।
चलिए, धन्यवाद आपका। खबर कोरिया से है, जहां बोरी डांड के चुकती पानी में झोपड़ी में एक महिला का अधजला शव मिलने से दहशत फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। गुरुवार सुबह एसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। बहरहाल शव बुरी तरह से जलने के कारण उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई। उधर कांकेर में केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संघ के आह्वान पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर है। हड़ताल के चलते शहर के मुख्य डाकघर, LIC कार्यालय सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों का कामकाज ठप पड़ा है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।